सभी को सुप्रभात। एक नए दिन की शुरुआत एक नए तरीके से करते हैं, एक नए ज्ञान के साथ। जैसा कि आप सबने मीटिंग इनविटेशन लिंक में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क बल्ज के बारे में। अभी डिस्क बल्ज के बारे में हम लोग काफी सारी क्लासेस कर चुके हैं, और चूंकि हम सभी न्यूरोथेरेपी से जुड़े हुए हैं और आज के समय में हेल्थ सेक्टर में, वेलनेस सेक्टर में न्यूरोथेरेपी एक बहुत तेजी से उभरता हुआ चिकित्सा पद्धति बन चुका है। तो इसके लाखों वीडियोस यूट्यूब पे और अन्य सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं हमें डिस्क बल्ज या इसके साथ जुड़ी हुई अनेक बीमारियां जो है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाते हैं, और उसके हिसाब से हम मरीजों का उपचार भी करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक हमें सफलता भी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी रह जाती है कि हम ऐसी चीजों को संपूर्ण रूप से सही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब विषयों पे। लेकिन अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है हमारी मीटिंग में कि समय टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाता है और समय हमारे पास कम बचता है। तो इसलिए जो हम लोग लास्ट में बातें करने वाले हैं, विशेष बातें, उसको कोशिश करते हैं कि आज पहले ही कर लें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ एक्सरसाइजेस दिखाना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ के सेंटर के बहुत ही अनुभवी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं उनके द्वारा बनाई गई है। और मेरा यह संपूर्ण विश्वास है, मैंने काफी सारे लोगों पे इसको ट्राई करके देखा है, काफी सारे लोगों को बता के देखा है कि इन छोटे छोटे एक्सरसाइजेस को अगर मरीज हर रोज करे, शिद्दत से करे, तो सिर्फ इन एक्सरसाइजों के दम पे ही उनको 30 से 35%, 40% आराम मिल सकता है। और साथ ही साथ हमारा न्यूरोथेरेपी का अगर वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो कुछ ही महीनों के अंदर संपूर्ण रूप से ठीक भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है समय ना मिले। फिर हम लोग इसके कारण, प्रभाव तथा उपचार के विषय में बात करेंगे। यह जो एक्सरसाइज है, इसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं। हिंदी में इसे सेतुबंध आसन भी कहते हैं। ये कमर को ऊपर उठा करके 3 से 6 सेकंड तक के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे करना है। ध्यान ये रखना है कि ये सारे एक्सरसाइजेज बहुत ही धीरे धीरे करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसको हिंदी में भुजंग आसन भी कहते हैं। यह भुजंग आसन डिस्क बल्ज वालों के लिए इतना अच्छा है कि कोई दर्द से अगर सर भी ना हो
और अगर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इस आसन को करने पर ही सारा दर्द गायब हो सकता है। ये तीसरा एक्सरसाइज ये भी भुजंग आसन की तरह ही है, लेकिन इसके हाथ का जोर नहीं लगाना है, हाथ पीछे रखना है और फिर छाती को उठाना है, गर्दन को उठाना है। इस एक्सरसाइज को ध्यान रखना कि ये शुरुआत में बहुत तेज दर्द से नहीं करना है, ये तीसरा वाला थोड़ा दर्द कम हो जाए फिर ये करना है। ये चौथा पोजीशन है। इस पोजीशन में धीरे धीरे अपने बाएं पैर को उठाएंगे, ध्यान ये रखना है कि घुटने मोड़ने नहीं चाहिए, और पैर के ऊपर उठा करके 10 तक की गिनती करेंगे। बारी बारी से दोनों पैर को अपवर्ड लिफ्ट करना है। ये अगला पोजीशन है। इसमें कमर को नीचे की तरफ दबा के और गर्दन को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ मोड़ना। पहला वाला जो था वो डॉग पोजीशन था, ये डॉग पोजीशन है। और ये कैट पोजीशन, ये डॉग पोजीशन, ये कैट पोजीशन। ये अंतिम है। दाहिना हाथ और बायां पैर दोनों को जमीन के पैरेलल रखना है, ऑपोजिट साइड, ये ध्यान देना है। फिर बायां हाथ, दाहिना पैर, और उसको 6 सेकंड उसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसके अलावा ये थेरेपी बॉल दिखाया जा रहा है, अगर किसी के पास उपलब्ध हो तो थेरेपी बॉल का एक्सरसाइजेज भी आप लोग। तो अभी डॉक्टर साहब ने जितनी एक्सरसाइजेज दिखाई, इन सब के वीडियोस भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, फेलोशिप ग्रुप में और डिप्लोमा ग्रुप में। तो ये थे कुछ एक्सरसाइजेज। ये हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि कमर दर्द हो किसी भी प्रकार का तो ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए। एटलीस्ट मेरे को लगता है भुजंग आसन और सेतु बंद आसन तो सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सीक्वेंस में गड़बड़ कर जाते हैं कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। इस सीक्वेंस में हमारे साथ गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो सीक्वेंस बताई है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। और ऐसा नहीं करना है कि वो कोई पहले कर देना है कोई बाद में करना है, ऐसा ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सीक्वेंस यही रहना चाहिए।
तो अब आते हैं बात करने कि क्यों किसी किसी इंसान को ये डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इसके पहले छोटा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर डिस्क बल्ज होता क्या है। उसके भी पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर डिस्क क्या चीज होता है। तो पहले की क्लासों में भी मैं बता चुका हूं, हालांकि आप लोग को याद होगा और बाकी काफी सारे नए लोग भी जुड़े हैं, उनके लिए भी बता दे रहा हूं। जैसे कि हमने ट्रेन, रेलगाड़ी देखी होगी। रेलगाड़ी के हर दो डब्बे के बीच में जहां कपलिंग होती है, मतलब जहां पे ज्वाइंट होते हैं दो डब्बे, तो बीच में ज्वाइंटर रहता है और ज्वाइंटर के दोनों बगल में, दोनों तरफ बफर्स होते हैं। बफर मतलब वो एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है कि किसी कारणवश दो डब्बे आपस में टकराएं तो उनमें झटका ना लगे। वो बीच में स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। तो ठीक हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एक लंबी हड्डी नहीं है, अलग अलग हड्डियों का समूह है। और हर दो हड्डी के बीच में एक नरम सा मांस का टुकड़ा होता है, जिसको कि डिस्क कहा जाता है। और इसी डिस्क से नर्व्स, नाड़ियां निकलती है दोनों साइड के लिए, लेफ्ट और राइट में। तो ये हो गया डिस्क। यह बहुत ही सॉफ्ट, नरम पार्ट होता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। अब आप समझ लो कि एक गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरा हुआ है, बिल्कुल गोल सा, गोल मटोल गुब्बारा है। अगर उसको किसी एक तरफ से दबा दिया जाए तो क्या होगा? जब भी हम गुब्बारे को किसी एक तरफ से दबाएंगे तो वो किसी दूसरी तरफ फूल जाएगा। सेम डिस्क बल्जिंग यही होती है। मेनली देखा जाए तो डिस्क बल्ज चार प्रकार का होता है। चीज को समझने की कोशिश करना, थोड़ी देर के लिए अपनी आप लोग आंखें बंद करो और अपने हमारे रीढ़ की हड्डी के बारे में सोचो। दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क है। तो हड्डियों, जो रीढ़ की हड्डियां है, वर्टेब्रे है, इसके बारे में सोचो कि अगर वो लेफ्ट साइड से दब गया, दोनों हड्डियों के बीच गैप कम हो गया लेफ्ट साइड में, तो बीच वाली जो डिस्क है वो राइट साइड में फूल जाएगी। इसी प्रकार अगर राइट साइड में दब गया तो लेफ्ट साइड में फूल जाएगा। इसी प्रकार अगर पीछे की तरफ से दब गया तो आगे की तरफ निकल जाएगा, और आगे की तरफ से दब गया तो पीछे निकल जाएगा। ये डिस्क का अपनी जगह से बाहर फूल जाना या निकल जाना, इसी को डिस्क बल्जिंग कहते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा, टू व्हीलर या फोर व्हीलर के जो टायर होते हैं, अंदर जो ट्यूब होता है उसके अंदर हवा भरी जाती है। तो जब तक ट्यूब नया रहता है तब तक तो उसमें जब हवा भरते हैं तो वो बिल्कुल हर तरफ से एक जैसा फूलता है। लेकिन कभी कभी ट्यूब के पुराने हो जाने पे ऐसी समस्या आती है कि जब हम हवा भरते हैं तो किसी एक तरफ वो कम फूलता है, किसी एक तरफ ज्यादा फूल जाता है। तो किसी एक जगह पे अप्राकृतिक रूप से उभार आ जाना, फूल जाना, इसी को बल्ज कहते हैं। और डिस्क में ऐसा उभार आ जाए तो इसको डिस्क बल्ज कहते हैं। अब यह होता किसको है? तो किसी को भी डिस्क बल्ज होने के लिए दो कारण आवश्यक है। एक अंदरूनी कारण है, एक बाहरी कारण है। जब भी ये दो कारण इकट्ठे रहेंगे तभी उस इंसान को डिस्क बल्ज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इस बात से साफ आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी हमारे पास अगर डिस्क बल्ज वाला मरीज आता है, इसका अर्थ है कि ये दोनों चीजें उसके शरीर में पक्का बात है कि हो रहा है, तभी उसको डिस्क बल्जिंग हुई है। और ये दो चीजें है क्या? सबसे पहली चीज है कि उनके रक्त में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर किसी के रक्त में एसिड का लेवल सही रहे
तो मजाल नहीं है कि उसको डिस्क बल्ज जैसी प्रॉब्लम हो जाए। अगर डिस्क बल्ज हुई है तो कहीं ना कहीं उसके ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। एसिड का लेवल बढ़ने से होता क्या है? क्या ऐसा कारण है कि एसिड का लेवल बढ़ा तो उसके कारण डिस्क बल्ज हो गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जब भी, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी हमारे ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ता है तो हमारे मसल्स और हमारे जॉइंट्स लूज होने लगते हैं। अभी वापस से अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में हम लोग सोचना शुरू करेंगे तो हमारे रीढ़ की हड्डी अलग 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 हड्डियों का एक समूह है। तो वो हड्डियां अपनी जगह पे कैसे स्थिर रहती हैं, इधर उधर क्यों नहीं होती हैं? इसके पीछे कारण है सपोर्टिंग मसल्स। आप किसी की रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ टच करके देखना, जब आप बिसाइड द स्पाइन या राउंड एरो देते हैं या ऑर्गन क्लियर देते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि बीच की जो रीढ़ की हड्डी है इसके दोनों तरफ बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत मसल्स होते हैं जो पूरी रीढ़ की हड्डी का भार थाम के रखते हैं, उनको अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं। और जैसे ही रक्त में एसिड का लेवल बढ़ना शुरू होता है ये मसल्स कमजोर होने लगते हैं, लूज होने लगते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया। खैर, मसल लूज हो गए तो इससे डिस्क बल्जिंग नहीं होगा, ये तो एक कारण हुआ जो अंदरूनी कारण है, शरीर के अंदर हो रहा है। दूसरा जो कारण होता है वह बाहरी कारण होता है, और यह दूसरा वाला कारण भी आवश्यक है। अगर सिर्फ एक कारण रहे तो उसको डिस्क बल्जिंग नहीं हो सकती है। तो बाहरी कारण क्या है? अचानक से किसी डिस्क पे झटका लगना। कैसे? किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या बंदा कहीं गिर गया, स्लिप हो गया, या फिर गलत तरीके से किसी एक तरफ से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उसने कोई भारी वजन उठा लिया। तो क्या होता है, डिस्क पे झटका लगता है और डिस्क एक तरफ फूल जाती है, एक तरफ से दब जाएगी और दूसरी तरफ निकल जाएगी और डिस्क बल्जिंग हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, दोनों ही कारण आवश्यक है। वजन उठाने के लिए, फिसलने के लिए तो लाखों लोग फिसलते हैं, लाखों लोग वजन उठाते हैं, सभी को डिस्क बल्जिंग नहीं हो जाता है। जिनकी मसल लूज है उनको ही डिस्क बल्ज होता है। बाहरी कारण में एक और कारण आता है, और आज के टाइम में आप लोग सभी लोग देखते होंगे कि हमारे पास कमर दर्द से जुड़े हुए मरीज बहुत अधिक आ रहे हैं। और खास करके ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जिन लोगों ने न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस शुरू की है उनके पास तो कमर दर्द वाले बहुत आते होंगे। इसके पीछे एक बाहरी कारण है। आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारा अधिकतर कार्य बैठे बैठे होता है। यहाँ तक कि हमारी अभी की जूम क्लास भी आराम से रजाई के अंदर बैठे बैठे हो रही है। ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग चल नहीं रहे हैं या खड़े नहीं हैं या लेटे हुए नहीं हैं, लेटे हुए रहना एक अच्छा पोजीशन है, खड़े रहना एक अच्छा पोजीशन है, चलना, टहलना, दौड़ना, भागना अच्छा पोजीशन है, लेकिन बैठे रहना और बहुत लंबे समय तक बैठे रहना यह एक खराब पोजीशन है। क्योंकि जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं या जमीन पे या बेड पे चौकड़ी लगा के बैठे हैं या जैसे भी बैठे हैं, हमारे L5S1, ये दो हड्डियों के नाम है। लंबर का जो अंतिम हड्डी होता है उसको L5 कहते हैं, और सेक्रल की जो पहली हड्डी होती है उसको S1 कहते हैं।
तो जब भी हम अधिक देर तक बैठे रहते हैं तो L5 और S1 के बाद का ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सर्कुलेशन धीरे 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 कम होने लगता है। अभी आप मान के चलो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। मान लो किसी दिन छुट्टी का दिन है, आप आराम से घर पे सुबह सुबह सो के उठे और आपका मन हुआ कि चलो यार आज थोड़ी सी गार्डनिंग करते हैं, अपने गार्डन में चलते हैं और फूल पौधों को देखते हैं क्या हालचाल है। आप गए और आपने देखा कि बहुत सारे पौधे मुरझा रहे हैं, पानी की कमी है। आप तुरंत गए, आपने मोटर स्टार्ट किया, नल से पाइप लगाया, नल को स्टार्ट किया और पाइप लेकर के गार्डन की तरफ मुड़ गए। अभी आपने देखा पाइप से पानी निकलना शुरू हुआ जिसको पौधों पे देना है, लेकिन किसी कारणवश एज ए एक्सपेरिमेंट आपने सोचा कि थोड़ी देर पाइप को बंद करके रखते हैं, देखते हैं होता क्या है। और पाइप जहां से पानी निकल रहा था आपने उसको ब्लॉक कर दिया, अंगूठे से दबा दिया कि पानी ना निकले। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कितने देर तक पानी नहीं निकलेगा और इसका इफेक्ट क्या होगा। आप देखोगे कि कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनटों के बाद जिस नल के पास आपने पाइप लगाया था वहां से वो पाइप निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि उस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर इतना हो गया है कि उसके सहन करने की क्षमता से अधिक हो गया। अब इससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो पाइप फट जाएगी। अब ये हो सकता है कि पाइप अधिक मजबूत थी इसलिए वो नहीं फटी, नल और पाइप का जो जॉइंट था वो कमजोर था इसलिए वो हट गया। सेम यही चीज हमारे शरीर में भी होता है। जब हम अधिक देर तक लोअर बैक या पैरों की तरफ के सर्कुलेशन को रोक लेते हैं तो हमारे कमर पे ब्लड के सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि हम न्यूरोथेरेपी में भी कोई प्रेशर पॉइंट देते हैं तो सिंपली 6 सेकंड के लिए ही देते हैं। सपोज मान के चलो हमें किसी को 8 पैन देना है, 6 सेकंड के लिए हम पॉइंट देते हैं, 8 पैन देने में हमें 48 सेकंड लगने चाहिए। तो क्या हम एक ही बार में 48 सेकंड दबा के नहीं रख सकते? हो जाएगा 8 पैर का काम। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने के लिए, बार बार पैर उठाना और रखना, उठाना और रखना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कर दिया तो उसका प्रभाव गलत हो जाएगा। हो सकता है उस इंसान को कमर में दर्द होने लगे, हो सकता है उस इंसान को चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वो इंसान बेहोश हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो खैर जो चीजें थी कि जब भी हम लंबे समय के लिए लोअर बैक से नीचे की तरफ के ब्लड सर्कुलेशन को रोक के बैठे रहते हैं तो वैसी कंडीशन में भी, और ये एक दिन बैठ जाने से नहीं हो जाता है, लगातार लगातार हमारा वर्क प्रोसेस या सिटिंग प्रोसेस ऐसा रहे, लगातार लगातार दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, वर्षों तक, तो आने वाले टाइम में हम डिस्क बल्ज के शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ फिर से यह ध्यान देना कि बैठ के काम करने वाले तो हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका काम ही बैठ के होता है। तो सभी को डिस्क बल्ज क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि जब दोनों बाहरी और आंतरिक कारण दोनों मिलेंगे तभी डिस्क बल्जिंग होगी। तो सिर्फ बैठे बैठे काम करने से डिस्क बल्ज नहीं होता है। हाँ, किसी का सिटिंग वर्क भी है और साथ ही साथ उनके ब्लड में एसिड का लेवल भी बढ़ा हुआ है तो उनको डिस्क बल्ज हो सकती है। अभी सेशन के प्रारंभ में भी हमने जो एक्सरसाइजेज देखे वो एक्सरसाइजेज क्यों जरूरी है? तो जो बाहरी कारण है, कोई झटका लग जाना,
या फिर ब्लड के सर्कुलेशन का रुक जाना काफी देर तक। तो इन सारी चीजों को हम इन एक्सरसाइजेज के द्वारा या फिर हम अपने न्यूरोथेरेपी के उपचार में भी जितने फिजिकल पॉइंट्स देते हैं, इन सब के द्वारा इस प्रॉब्लम को हम लोग मेंटेन करते हैं कि ये जो दिक्कत है ये ठीक हो जाए। साथ ही साथ दूसरी जो कारण है, ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़े हुए रहना, इसको भी ठीक करना जरूरी है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए आवश्यक है खान पान का विशेष ध्यान रखना। अगर डाइट के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से हम लोग कुछ समय के लिए एसिड के लेवल को तो रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ऐसा होगा कि आपके क्लिनिक पे जब वो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आप उनको ट्रीटमेंट दे दोगे, उनका लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करोगे, पता चला कि एसिड का लेवल ठीक हो गया है, कम हो गया है, परंतु वो घर जाएंगे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद वापस से उनका एसिड का लेवल फिर से वैसा ही आ जाएगा जैसा पहले था। तो इस चीज से बचने के लिए उनके डाइट पे भी बहुत अधिक ध्यान रखना आवश्यक है। अभी डाइट में किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले महक मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, सभी के लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सेशंस में बने रहिए। महक मैम ने जो नंबर लिखा है अभी चैट बॉक्स में, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कीजिएगा। महक मैम आपको एक ग्रुप का इनविटेशन लिंक भेजेंगी। उस ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाते हैं तो उस ग्रुप में आपको सभी प्रकार के मीटिंग्स का और सेशंस का नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिससे कि आप एक भी मीटिंग मिस नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अपने सेशन पे कि आखिर डाइट में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, महक मैम का नाम अभी जो आ रहा है उसमें देखिए मोबाइल नंबर भी आ रहा है 9503526964। इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिए ताकि आने वाले मीटिंग्स का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जान लेते हैं कि हमें डाइट से जुड़ा हुआ क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। तो चूंकि हम एसिडोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, इसको कम करना है, तो जाहिर सी बात है हमें एसिड वाली चीजों से बच के रहना है। डाइट का प्लान ऐसा करना है जिससे हमारे ब्लड में एसिड का लेवल मेंटेन रहे। तो इसके लिए सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है कि सुबह सूर्य उदय से 3 घंटे के अंदर भोजन कर लेना है। स्नैक्स नहीं खाना है, चाय बिस्किट चाय रस्क ये सब नहीं खाना है, सैंडविच एक नहीं खा लेना है। भोजन करना है, मतलब भरपेट भोजन होना चाहिए, चाहे चावल खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे फ्रूट्स खाओ, सैलेड्स खाओ, स्प्राउट खाओ, ड्राई नट्स खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन पेट भर के खाना है। अंग्रेजियों की तरफ ब्रेकफास्ट नहीं करना है कि एक सैंडविच खा लिया हो गया। नो, इट इज रॉन्ग फॉर इंडिया। भरपेट भोजन करना है और वो भी सूर्य उदय से 3 घंटे के अंदर। पहला काम। दूसरा काम, कभी भी खाने की टाइमिंग मिस नहीं करनी है, स्लिप नहीं करना है। अगर दोपहर 1 बजे लंच करते हैं तो 1 से 1:30 के बीच में कर लेना है। किसी दिन बाहर है, ट्रेवलिंग में है, जर्नी में है, तो जो भी मिले खा लेना है, कुछ फ्रूट्स खा लेना है, कुछ भी खा लेना है। और अगर किसी कारण से मिस करना पड़े
तो बिल्कुल ही मिस कर देना है। ऐसा नहीं कि 1 बजे की जगह 3:30 बजे खा लिए ना, ये काम नहीं करना है। अगर 2 बजे तक कुछ खाने को नहीं मिले ना, तो फिर दोपहर का लंच मिस ही कर दो, भले रात का डिनर थोड़ा पहले कर लेना। तो हमेशा भोजन के समय का ध्यान रखें। और तीसरी बात, मैं कभी भी किसी को कुछ भी खाने से मना नहीं करता। आपको जो खाने का मन है सारी चीजें खाइए। अगर आपको चावल अच्छा लगता है चावल खाइए, आपको छोले भटूरे अच्छा लगता है छोले भटूरे खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन उसको बैलेंस करो। अपने भोजन का आधा हिस्सा अपने स्वाद के लिए रखो और आधा हिस्सा अपने स्वास्थ्य के लिए रखो। अगर आपको छोले कुलचे खाने का मन है, समोसे खाने का मन है, तो बिल्कुल खाओ, मुझे भी खिलाओ, लेकिन साथ में जितना वजन कर लो कि जितना आप जितने ग्राम का समोसा खा रहे हो उतना ही ग्राम आपको ग्रीन सैलेड्स भी खाने हैं या फ्रूट्स खाने हैं। जितनी चीज आप अपने स्वाद के लिए खा रहे हो उतना ही चीज अपने स्वास्थ्य के लिए भी खाना है। डाइट रिलेटेड चीज में ये चीज बहुत ध्यान रखना है। 3 फॉर्मूला मैंने बताया। सुबह उठते ही सूर्य उदय के बाद 3 घंटे के अंदर फुल टाइट भोजन करना है। दूसरी बात, भोजन के टाइमिंग को मिस नहीं करना है। और तीसरी बात कि स्वाद और स्वास्थ्य को बैलेंस करके चलना है। इसके साथ एक चौथा छोटा सा अपेंडिक्स में ऐड करना चाहूंगा कि जब तक दर्द का प्रॉब्लम है, जब तक दर्द है, तब तक खट्टी एसिडिक चीजों को परहेज करना है। और हाई प्रोटीन वाली चीज जैसे दाल हो गया, प्रोटीन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गए, छोले हो गए, ये सारी चीजों से भी परहेज करना है। और रात को तो डिनर में बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये हो गई हमारी डाइट से रिलेटेड चीजें। मुझे लगता है हमारे पास समय कम बचा है, शायद इस मीटिंग में पूरे उपचार के विषय में हम लोग बात ना कर सके। कोई बात नहीं, हम लोग परसों वीरवार को, क्योंकि कल बुधवार के दिन मैं छुट्टी पे रहूंगा, मेरे एक फ्रेंड की मैरिज है यहाँ राजस्थान में, तो मुझे वहां जाना है। तो कल शायद मेरी कोई मीटिंग ना हो पाए। परसों के दिन मॉर्निंग में हम लोग फिर से मीटिंग करेंगे और इसी लिंक पे हम लोग मिलेंगे। और अगर आज रह जाता है उपचार के विषय में बात करना, तो परसों के मीटिंग में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो यदि उपचार की बात करें तो जैसे हम लोगों ने अभी तक पिछले आधे घंटे में डिस्क बल्ज को समझा, यहां से कुछ मोटी मोटी बातें हमें समझ में आई कि पहला क्या कारण है, इंटरनल कारण है रक्त में एसिड का लेवल बढ़ जाना। दूसरा कारण है किसी प्रकार का झटका लगना या फिर गलत पोस्चर में काफी देर तक बैठे रहना। तो बेसिकली हमें इन दोनों चीजों को ठीक करना है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये सत्र आपको पसंद आया होगा तथा आपको न्यूरोथेरेपी के बारे में कई अधिक जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसे ही और भी अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें आचार्य जी द्वारा चलाए हुए इस 1 ईयर फेलोशिप में। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क करें। थैंक यू।